मोहतरम संतोष चौबे साहब और मोहतरम मुकाम जनाब ज़िया फारूक साहब को दिया जा रहा है। मैं यूसुफ भाई से दरख्वास्त करता हूं कि ज़िया फारूकी साहब को स्टेज पर लेकर आएं। अनिल धीमान जी से मैं निवेदन करता हूँ राजेश जोशी जी को आइए। हमारे संस्था के सचिव शायन कुरैशी साहब से निवेदन है कि राम प्रकाश त्रिपाठी जी को मंच तक लेकर आए। एसएम सिराज साहब से गुजारिश करता हूं इस बार मसूद साहब हम स्टेज तक लेकर आए। और शायन कुरैशी साहब से एक बार फिर गुजारिश है कि डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा को स्टेज तक लेकर आए। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आज के इस अहम जलसे की सदारत आफाक साहब के दोस्त उनके साथी प्रोफेसर हसन मसूद साहब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उनका इस्तकबाल तालियों से इस तपती जलती रेती को बादल बरसा दरिया कर दे, दाता मेरे सूखे धानों को तू चाहे अगर तो हरा कर दे। एक वक्त सही जीने के लिए मुझे रूखी सूखी काफ़ी है, मुझे ऐसी रोज़ी मत देना मुझे खुद से जो शर्मिंदा कर दे। मेरा नीम के फूलों से रिश्ता तो नहीं कट सकता है, लेकिन मेरे जहर से कड़वे बोलों को तू शहद सा मीठा कर दे। दाता मेरे सूखे धानों को तू चाहे अगर तो हरा कर दे। नमस्कार, सुबह सलामत। सबरंग साहित्यिक सांस्कृतिक एवं कला समिति भोपाल और हल्का अरबाब अदब भोपाल की जानिब से इस खूबसूरत और दिलनशी सुबह में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। दीपावली के जश्न चरागां की आप सबको मुबारकबाद और साथ ही जश्न ज़िंदगी के लिए भी आप सबकी खिदमत में नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ, शुभकामनाएं पेश करता हूँ। जश्न ज़िंदगी इसलिए कि एक महामारी का सामना करके हम सब जिंदगी की तरफ लौटे हैं और अब वो सारी पाबंदियां, सारी बंदिशें भी ख़त्म हुई जिनकी वजह से हम लोग चाहकर भी करीब नहीं आ पा रहे थे। और उस महामारी से गुजरने के बाद हमको ये एहसास हुआ कि खुशबू का रंग नूर का मौसम है ज़िंदगी, खुशबू का रंग नूर का मौसम है ज़िंदगी, लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है ज़िंदगी। इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है जिंदगी। दोस्तों, आज हम प्रोफेसर आफाक अहमद साहब को याद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रोफेसर आफाक अहमद तालीमी मैदान में सरगर्म अमल होने के साथ साथ दुनिया अदब की भी हर दिल अजीज शख्सियत है। भोपाल और मध्य प्रदेश की बैनुल अक़वामी सतह पर आप एक पहचान थे। उनके जाने के बाद सबरंग सोसाइटी और हल्का अरबाब अदब ने उनकी यादों को कायम रखने और उनकी खिदमत को सलाम करने के लिए प्रोफेसर आफाक अहमद मेमोरियल नेशनल अवार्ड जारी किया, जो हर बरस उर्दू और हिंदी अदब के एक एक विद्वान को दिया जाता है। इस सिलसिले का पहला अवार्ड प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर हनफी
और आदरणीय श्री राजेश जोशी जी को दिया गया था। अवार्ड फंक्शन हम लोग 30 मार्च के आसपास आफाक साहब की बरसी होती है उस दौरान करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की वजह से मार्च में ये प्रोग्राम नहीं हो पाया और इस बरस भी नवंबर में किया जा रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये जलसा हो रहा है और इस साल का प्रोफेसर आफाक अहमद मेमोरियल नेशनल अवार्ड उर्दू अदब के लिए मशहूर शायर, अदीब, नस्र निगार मोहतरम ज़िया फारूकी साहब को दिया जा रहा है। आप लोग मुबारकबाद दे सकते हैं। और प्रोफेसर आफाक अहमद मेमोरियल नेशनल अवार्ड हिंदी साहित्य के लिए सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, विश्वरंग जैसे महाआयोजन के निदेशक, शिक्षाविद और संस्कृति पुरुष आदरणीय श्री संतोष चौबे जी को दिया जा रहा है। इस अवार्ड को कबूल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए इन दोनों शख्सियतों के हम शुक्रगुजार हैं। आज की इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं आफाक अहमद साहब के करीबी दोस्त, उनके साथी मोहतरम प्रोफेसर हसन मसूद साहब। आज के खास मेहमानों में हमारे साथ स्टेज पर तशरीफ रखते हैं मोहतरम देवी सन साहब, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर नुसरत मेहंदी, वरिष्ठ कवि श्री राजेश जोशी और आफाक साहब के साथ काम करने वाले श्री रामप्रकाश त्रिपाठी, मशहूर शायर अदीब जनाब इकबाल मसूद साहब और उर्दू के एक बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट डॉक्टर मेहताब आलम साहब को मैं खुद पीछे लेने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, यादें और बातें बहुत हैं जो आफाक साहब के हवाले से की जा सकती हैं। प्रोफेसर आफाक अहमद साहब सिर्फ एक व्यक्ति या शख्सियत नहीं थे, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि वो एक विचार थे तो शायद गलत नहीं होगा। हम देखते हैं कि विचार ही दुनिया में जिंदा रहते हैं, व्यक्तियों का आना जाना तो कुदरत का कानून है। इस अवार्ड के बहाने हमारी छोटी सी कोशिश उस विचार को जिंदा रखने की है, उस शमा को फरोजा रखने की है। कामयाबी और नाकामी का फैसला हमने वक्त पर छोड़ दिया है। भूल से मासूम बच्चों की जुबां हो जाएंगे, मिट भी जाएंगे तो हम एक दास्तां हो जाएंगे। मैं इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ सबरंग सोसाइटी के सेक्रेटरी और इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां जनाब शायन कुरैशी साहब को कि वो तशरीफ लाएँ और आपसे बात करें। जनाब शायन कुरैशी। इस मुनक़िदा प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब हसन मसूद साहब, आज हम इनको अवार्ड पेश कर रहे हैं। हमारे भोपाल में हिंदुस्तान के मशहूर साहित्यकार श्री संतोष चौबे जी, उर्दू अदब के मशहूर मारूफ शायर व अदीब ज़िया फारूकी साहब, अपने ज़माने के बेहतरीन प्रशासक और अदब नवाज श्री देवी सन साहब, हमारे उर्दू अकेडमी की निदेशक मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा, हमारे सबके प्रिय कवि श्री राजेश जोशी साहब, राम प्रकाश जी। राजेश जोशी का जब नाम आता है तो दिल में एक मिठास सी घुल जाती है, जाने क्यों। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पिछले 20-25 साल में राम प्रकाश जी या राजेश जोशी जी को फ़ोन करा हो तो उस तरफ से ये आवाज़ आई हो, कौन, कहाँ, अच्छा, क्या, हाँ बोलो शायद। एक ऐसी मिठास दिल में घुल जाती है कि लगता है कि ये वो लोग हैं जिनकी इज्जत की जानी चाहिए, जिनसे मोहब्बत की जानी चाहिए। राम प्रकाश जी और हमारे भोपाल के मशहूर मारूफ अदीब, हमारे सबके प्यारे इकबाल मसूद साहब, हमारे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी कहें, लेकिन हमारे दोस्त और बहुत अच्छे सहाफ़ी, बहुत अच्छे नॉवलिस्ट। अभी उनकी कुछ नॉवेल मंजर आम पर आए और बहुत मकबूल हुए, हमारे भाई मेहताब आलम साहब, और बहुत अच्छे शायर व अदीब
और इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे काबिल क़द्र हमारे दोस्त बद्रवास्ती साहब, और इस प्रोग्राम की में इंतज़ामिया में जो लोग रहे, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आ पाते, हमारे परवेज़ अख्तर साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, लज्जत दुर्रानी भाई, शोएब भाई, बाकी सरवर हबीब साहब। मैं इस प्रोग्राम के लिए मुझे कहा गया था कि भाई प्रोग्राम जब शुरू होता है तो ये तहजीब का प्रोग्राम की तहजीब का हिस्सा है कि किसी आप मेहमानों का इस्तकबाल करें। तो मैंने तो कहा था भाई मैंने जो कर दिया आप मुझे पर्दे के पीछे रहने दो, लेकिन हमारे साथी ये चाहते थे कि मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूं। और इसमें ख़ास बात यह भी है, मैं आप सब मेहमानों का आज हमारे इन्विटेशन पे आना आप लोगों ने स्वीकार किया, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। मैं एक ख़ास बात ये भी थी कि ये प्रोग्राम जो है 2020 में मुनक़िद होने वाला था, ये तय था और हो रहा था, लेकिन आप लोग जैसा जानते हैं 29 मार्च 2020 को ये हॉल बुक था, और फिर आप जैसा जानते हैं कि एक महामारी आई, ये अज़ाब था, कोई बीमारी थी, वायरस था, खुदा जाने जो भी क्या था, जो भी था। लेकिन उसके बाद बहुत खुशी इस बात की है कि हम एक बार फिर उस मकाम पर पहुँचे, लेकिन एक दुख इस बात का है कि हमारे बहुत सारे अजीज़ व क़रीबा, बहुत सारे करीबी जिनसे हम मोहब्बत करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हमें इस प्रोग्राम से पहले उनको खराज अक़ीदत भी पेश करनी है। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी ने मुझसे वादा किया था कि अगर अगली बार कोई प्रोग्राम होगा तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो हमारे बीच अब नहीं है। हमें बड़ा दुख है इस बात का। ज़फ़र नसीमी साहब हमारे बीच नहीं है, प्रोफेसर मुख्तार शमीम हमारे बीच नहीं है। अगर श्याम मुंशी आज जिंदा होते तो हमारे स्टेज की शोभा बढ़ा रहे। हमें ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, आंखें भर आती हैं कि ये लोग अब हमारे बीच नहीं हैं। हम इनसे वाकई मोहब्बत करते थे और ये हमसे वाकई मोहब्बत करते थे। महेंद्र भाई आज हमारे बीच नहीं है, महेंद्र गगन साहब, और ख़ास तौर से हमारी संस्था के जो अध्यक्ष थे रईस हसन साहब, वहाँ बहुत बड़े रंग निदेशक रईस हसन साहब, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने खराज अक़ीदत उन्हें पेश करने का ये तरीका निकाला कि मैंने अभी अपने बैनर पे से इस बार उनका नाम नहीं हटाया। अभी हमारी संस्था के अध्यक्ष वही हैं। आगे ज़हीर कुरैशी साहब, मंजूर भाई, किस किस का नाम ने इतने उस वक्त तो ऐसा लगता था कि यहाँ से खबर आई, यहाँ से खबर आई, यहाँ से खबर आई, जहन में इतने नाम है कि मंजूर है। श्याम साहब भी हमारे मुख्य अतिथि होते थे हमेशा, आज वो लोग नहीं है। हम संस्था की तरफ से और आप सब की तरफ से हम सब मिलके इन अपने प्रिय लोगों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके बाद मैं आदरणीय बदल भाई से निवेदन करता हूँ कि वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब। ये जब हमने शाहीन भाई से कहा कि आपको भी कुछ बोलना है और लफ्ज़ों से हमारे मेहमानों का स्वागत करना है, तो ये किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहे थे। तो हमने इनको बहुत मनाया, बहुत कहा कि नहीं भाई आप संस्था के सचिव हैं, आपको तो बोलना ही चाहिए। तो ये राज़ी हो गए, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये इतना अच्छा बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं बोलेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका। दोस्तों, अब जैसा कि रस्म है, जैसी हम अपने मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल करेंगे। केडी शर्मा साहब हैं हमारे दरमियान, चले गए खैर। प्रोफेसर हसन मसूद साहब जो कि आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, सबसे पहले उनका इस्तकबाल हम करेंगे। उनको गुल मैं ही पेश करूँगा। ये अधिकार का
कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। मैं परवेज़ अख्तर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ज़िया फारूकी साहब में गुल पेश करें। सबरंग के सचिव जनाब शायन कुरैशी साहब तशरीफ लाएं और आदरणीय संतोष चौबे जी का स्वागत करें। मोहम्मद यूसुफ भाई तशरीफ लाएं और जनाब देवी सरन साहब का इस्तकबाल करें। मोहम्मद यूसुफ साहब, परवेज़ अख्तर साहब, सरवर हबीब साहब, ये सब लोग वो हैं जिनका जिक्र अभी शायन कुरैशी ने किया कि पर्दे के पीछे इन लोगों की चर्चा। यूसुफ भाई हमारे शहर के एक बहुत जीनियस संजीदा फोटोग्राफर हैं मोहतरम बादशाह भाई। हमारी मोहब्बत में वो हमारे जलसों में आते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और श्री राजेश जोशी जी को गुल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब रजा दुर्रानी साहब से तशरीफ लाएं और श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी को गुल पेश करें। डॉक्टर आजम साहब तशरीफ लाएं और जनाब इकबाल मसूद साहब का इस्तकबाल करें। इकबाल मसूद साहब। प्रोफेसर आफाक अहमद साहब के उनके बारे में जैसी बात की गई, उन्होंने कई लोगों को पीएचडी कराया और कई उनके शागिर्द हैं पूरे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी। तो उनकी एक शागिर्दा जो अब लोगों को पीएचडी कराती हैं डॉक्टर बिल्किस शाद साहिबा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा को पेश करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब सरवर हबीब साहब तशरीफ लाएं और डॉक्टर मेहताब आलम साहब का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से जो भी अगर अपने ज़ाती तौर पर अपने मेहमानों का और एजाज़ याफ्तगान का इस्तकबाल अगर करना चाहते हैं तो जब उनका यहाँ पर सम्मान हो चुकेगा उसके बाद आप अपनी तरफ से फूल पेश कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपके बीच में ज़्यादा नहीं रहते हुए गुजारिश कर रहा हूँ आदरणीय मैं सॉरी क्योंकि विनय भाई भी संचालन करते हैं और बहुत कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। हालांकि वो ये अभी मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों से सीखा जाता है उनको तारीफ नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ उसमें बताना चाहिए कि तुमने ज़्यादा बोला या कम बोला। बहरहाल हम लोगों का ये फिक्सिंग थी असल में, आप समझ गए।
शुक्रिया मेरे भाई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि प्रोफेसर आफाक अहमद साहब के बारे में वैसे तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन किसी शख्सियत को दूर से जानना और उसके साथ काम करते रहना और बहुत लंबे वक्त तक उसके साथ रहना, वो उसको एक अलग तरीके से जाना और समझा जाता है। तो ऐसे ही लोग इस वक्त हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा करीब, और आफाक साहब की ज़बान पर भी जो दो नाम बहुत रहते थे, वो सीधा नाम लेते थे कि राजेश जोशी और राम प्रकाश त्रिपाठी, राजेश जोशी और राम प्रकाश त्रिपाठी। तो और उन्हीं यही वही वजह बने हम इन लोगों के हमारा करीब जाने के, और इनसे भी हमने सीखा, उनसे भी सीखा। तो मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राम प्रकाश त्रिपाठी जी से कि वो आएँ और आपसे बात करें। प्रोफेसर आफाक साहब की स्मृति को प्रणाम। आदरणीय प्रोफेसर हसन मसूद साहब, आदरणीय देवी शरण साहब, आज के सम्मानित दोनों साहित्यकार और मित्रों, बहुत सारी बातें और बहुत सारे गुबार दिल में हैं, लेकिन बहुत सारा काम शाहीन भाई ने कर दिया है। बहुत सारी खाली कुर्सियां देख करके बहुत दर्द मन में होता है कि ये वो लोग होते तो कैसे भरी होती। प्रोफेसर आफाक साहब का जहाँ तक सवाल है, मेरा ये हमेशा से मानना है, जब उनका इंतकाल हुआ था तो उस दिन एक फंक्शन होने वाला था उर्दू एकेडमी में, और उसमें सबसे पहले खराज अक़ीदत उनको पेश की गई थी। उस वक्त मेरी साहिबा थी तब वहाँ। तब मैंने ये कहा था कि भोपाल एक अजीब सा शहर है जो कई शहरों को पुलों से जोड़ता है। पुल पुख्ता है, पुल बोगदा है, कमला पार का पुल है, इन पुलों से जोड़ करके पूरा पूरा भोपाल बनता है। लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब, मुझे एक बड़ी दिक्कत होती है कि गंगा जमुनी तहजीब में, कि गंगा जमुनी तहजीब ने ही हिंदुस्तान का बंटवारा कराया है। मुझे जाने क्यों एक 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 कांटा सा चुभता है दिल के अंदर शब्द को सुन करके, लेकिन ये मुहावरा बन गया है। मुझे भोपाल में शीरी, कोलास और उल्झावन नदियों की जो विरासत है वो ज़्यादा मुझे सम्माननीय लगती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, आफाक साहब अक्सर कहा करते थे कि पूरे देश के अंदर खून बह रहा था, लेकिन भोपाल के लोगों की पेशानी पर उस समय पसीना भी नहीं आया। ये भोपाल की बहुत बड़ी, कहना चाहिए, उपलब्धि थी उस समय भी। दुनिया भर के लोग यहाँ आकर के यहाँ शरण लिए, बाहर के लोग आए, अलग अलग कौमों से सताए हुए लोग यहाँ आए, लेकिन यहाँ की मोहब्बत और यहाँ के खुलूस ने उनको अपने दिल में जगह दी, अपने घरों में जगह दी, अपने खेतों में जगह दी और उनको यहाँ बसाया। ये बहुत बड़ी बात है, और आमतौर पर ऐसा माहौल उस समय देखना लगभग असंभव था। आफाक साहब को मैं ऐसे पुल के रूप में देखता हूँ जो न सिर्फ हिंदी और उर्दू के बीच में मजबूत पुल की तरह काम करते थे, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच भी वो ये काम करते थे। मुझे याद नहीं आता कि कोई दिवाली ऐसी गुजरी हो जब आफाक साहब गुजिया खाने ना आए हों। सबसे मिलते थे। मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि जब पाकिस्तान से या बाहर से या इंग्लैंड से या कहीं से भी लोग आते थे, उर्दू के बड़े बड़े अदीब आते थे, जिन लोगों को बुलाते थे वो फिर हम लोगों को भी बुलाते थे, राजेश जोशी साहब को बुलाते थे, और बहुत सारे लोगों को बुलाते थे और उनकी कविताएं सुनवाते थे, और फिर उनसे पूछते थे कि आपके अखबारों में जो छपता है भोपाल के बारे में, आपके अखबारों में छपता है हिंदुस्तान के बारे में, आपको जो फिरका वारियत के बारे में तरह तरह की खबरें छपती हैं हिंदुस्तान को लेकर के, जरा इनके सुरों को सुनिए, इनकी कविताओं को सुनिए और बताइए कि क्या आप क्या सोचते हैं, क्या आप गलत नहीं सोचते हैं। वो कहते थे क्या दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के उतने करीब हैं जितने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान एक दूसरे के करीब हैं। ये वो सवाल अक्सर उन लोगों से करते थे जो बाहर के लोग आते थे, और तो ये काम वो सारी दुनिया में करते थे। भोपाल में जनवादी लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। उस राष्ट्रीय सम्मेलन के कर्ता धर्ता जाहिर है वो थे। यहाँ एक उर्दू के बारे में
प्रस्ताव पारित किया गया था, खासकर उर्दू लिपि के बारे में, उर्दू के फ़रोग के बारे में, उर्दू के विकास के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव की कापी को हमेशा अपने साथ रखते थे, चाहे कराची हो, चाहे कनाडा हो, कहीं भी हो, उस प्रस्ताव को पढ़ करके सुनाते थे कि ये हिंदी के बहुसंख्यक जो लेखक हैं उनका ये प्रस्ताव है, जरा सुन लीजिए, और उर्दू हिंदुस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता हिंदुस्तान से। इस तरह की बातें वो करते थे। संतोष चौबे जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब आंदोलन चला था साक्षरता का, तब नाखवानदगी को मिटाने के लिए, निरक्षरता को उर्दू से मिटाने के लिए जो उर्दू के अंदर काम किया गया, उसके रूहे रमा केवल हमारे आफाक साहब ही थे, उन्होंने काफी मदद की थी। पीछे कहने की जरूरत नहीं है कि चाहे जो काम हो, चाहे वनमाली पुरस्कार जो शुरू से दिए जा रहे हैं तब से उसमें शामिल रहे आफाक साहब। जनवादी लेखक संघ के तो खैर अध्यक्ष थे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो, और राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत सम्मान था। तमाम सारे बड़े लोग थे, हसन मसूद, मोहम्मद हसन साहब हों, चाहे डॉक्टर शिव कुमार मिश्र हों, चाहे कुंवर पाल सिंह हों, चाहे कोई भी हो, जितने भी बड़े आलोचक हिंदी के थे, वो सारे लोग आफाक साहब का बहुत आदर करते थे और देशव्यापी उनकी कीर्ति थी। उर्दू का जिक्र मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि उर्दू के बारे में तो सभी लोग जानते हैं उनकी कितनी बड़ी हैसियत थी। डॉक्टर मेहताब आलम साहब बैठे हुए हैं। हमने उनके बाद बातचीत की थी तो ये लगा था कि हमने एक ऐसा उर्दू का विश्वकोश खो दिया है। जब भी कोई तकलीफ होती थी, जब भी कोई हमें ज़रूरत होती थी, तो हम उनकी तरफ देखते थे और उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। हमारी सारी जो जिज्ञासाएं थी, हमारी जो भी हमारी क्वेरीज थी, उनको उन्होंने बहुत सटीक तरीके से हमें हमेशा साथ दिया। अब ऐसा विश्वकोश नहीं है। बहुत सारे अच्छे अदीब हैं, बहुत सारे अच्छे नाक़िद हैं, बहुत सारे अच्छे शायर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा विश्वकोश अब हमारे साथ नहीं है। आफाक साहब के सामने से के जाने से चला गया है। उसके बाद बहुत सारी रोशनियां गुल हुई हैं पिछले दौर में, और नीरज जी की एक पंक्ति आती है गीत की, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चले। हम बदकिस्मती से निराला नगर में रहते हैं। बदकिस्मती इसलिए नहीं कि निराला नगर कोई खराब जगह है, बदकिस्मती इसलिए कि एक शमशान घाट हमारे घर के बहुत पास है, बहुत बड़ा है। भोपाल गैस कांड के बाद भोपाल को दुनिया भर ने उस शमशान घाट की वजह से पहचाना, जहां कोविड के तमाम सारे पेशेंट्स गए। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे दुनिया भर के अखबार हो, उनमें उसकी तस्वीरें छपी। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे घर के बगल से गाड़ियां निकलती थी रात भर हॉर्न बजा बजा करके, और हमको पता नहीं, खुटका होता था, पता नहीं कौन दोस्त चला जाए, कौन चला जाए। महेंद्र गगन जिनका नाम लिया गया, श्याम मुंशी जी जिनका नाम लिया गया, वो 4 कदम पर उनकी अंत्येष्टि हो रही थी और हम लोगों को उसमें शामिल होने का हक नहीं। 4 कदम की दूरी पर, और हम उसमें शामिल नहीं हो सके। ये दर्द कितना पोशीदा है सब लोगों के मन में। अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहता हूं अच्छा हुआ कि आफाक साहब पहले चले गए, वरना ये सदमा कैसे बर्दाश्त करें। हम उनको अपने आदरणीय लेखक के रूप में, अपने सरपरस्त के रूप में, और मैंने तो सच कहूं कि भोपाल को, मैं तो ग्वालियर से आया था, मैंने तो भोपाल को देखा ही आफाक साहब की आंखों से है, वरना मैं भोपाल को, मैं बिल्डिंगें देख लेता, सड़कें देख लेता, मोहल्ले देख लेता, और जो बहुत सारे इतिहासकार पैदा हो गए हैं उन लोगों के मार्फत जान लेता, लेकिन भोपाल को नहीं पहचान पाता। भोपाल को पहचानवाया अगर किसी ने है मुझे, तो प्रोफेसर आफाक साहब ने पहचाना। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि, अपना आदरांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। और आज के दोनों जो साहित्यकार हैं, संतोष चौबे साहब और जिया फारूकी साहब, वो दोनों ही हमारे करीबी मित्र रहे हैं, दोनों ने हमारे साथ बहुत काम किया है। मैं उनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया राम प्रकाश जी।
हमारे साथ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो कि आफाक अहमद साहब बहुत नज़दीक रही, नज़दीक उस मानी में भी कि उनके साथ काम किया, और दूसरी मानी में इस तरह के उनकी जो फ़िक्र, उनकी जो चिंता थी उसके साथ रहे हो, और उसी नहज पर वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उसी रास्ते पर हैं। कल एक जलसे में मैंने कुछ इस तरह की बात की थी कि अब वैसी शख्सियतें नहीं बची जो कि एक उस्ताद शागिर्दी का जो परंपरा उर्दू शायरी में ख़ास तौर से है, तो अब उस तरह के उस्ताद नहीं रहे, और शायद अब शागिर्द जो नए जो जनरेशन है वो भी सीखने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं उसकी, उस बहस में हमको इस वक्त नहीं जाना, लेकिन ऐसी शख्सियतें जब हमारे साथ मौजूद होती हैं तो उनके तजुर्बात, उनकी बातें हम सुनकर सीख सकते हैं, और यही तरीक़ा उन असातिज़ा का भी हुआ करता था। तो उसी सिलसिले के लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं में बहुत अहम नाम है जनाब इकबाल मसूद साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब इकबाल मसूद। जनाब सदर और स्टेज पर बैठी हुई अदबी कहकशां और हमारे सामने मौजूद अदब के चांद सितारे, जहाँ तक आफाक साहब का जिक्र है, हम लोग काफ़ी हर तरह से उनसे छोटे हैं, अदब में, उम्र में, रुतबे में, हर तरह से। लेकिन इस सब के बावजूद अब जब वो नहीं है तो उन बोलने वालों में हम बड़े हो गए हैं। हमने उन आँखों को देखा है, उनको काम करते हुए, चलते फिरते, सोचते, बातें करते, और उनके ख्यालात सुने हैं। हमारे हिस्से में उनकी ये जो बातें आई हैं उसने हमें थोड़ा बड़ा बना दिया है, क्योंकि बहुत से वो सब कुछ नहीं जानते। आफाक साहब में जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि वो अपने शागिर्दों का हद से ज़्यादा ख्याल करते थे। इतना ख्याल करते थे कि कभी कभी दूसरों के लिए वो ना, जिसको कहना चाहिए, हर तलफी तक करने को तैयार हो जाते थे जो उनके शागिर्द थे उनके लिए। दूसरी तरफ हाल उनका ये था कि अगर सियासत में या अदब के मैदान में कोई शख्स जुल्म करता था, मुखालफत करता था, तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। ये लोग गवाह हैं बहुत सारे यहाँ के कि कई जलसों में वो आगे आगे चलते रहे हैं झंडा लेकर, और उन्होंने लीड भी किया है। तो एक ऐसी हमगीर शख्सियत की, ज़ाहिर है वो देवता नहीं थे, ऐसी हमगीर शख्सियत की जिसमें मुझे अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते, नापते और तोलते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें अच्छाइयाँ कितनी हैं, बुराइयाँ कितनी हैं। हम आफाक साहब अदब का जो भी हैसियत है उनकी, आप लोगों को सबको मालूम है। दुनिया भर में गए हैं वो, जहाँ गए उनकी इज्जत के अंदर बड़े बड़े जलसे किए गए। उन्हें कभी भी हम खड़ा कर देते थे किसी फंक्शन में भी बोलने के लिए, और वो इतना उम्दा बोलते थे, इतना सिलसिले से बोलते थे, इतना ढंग से उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलते थे कि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता था। अब बहुत कम लोग रह गए हैं, गिनती के एक हाथ की उंगलियों की गिनतियों पे भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इनके बारे में हम कह सकें कि हम उन्हें खड़ा कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में एक्सटम्प और वो हम हमारी और हमारे शहर की इज्जत जो है बरकरार रख सकें। इसके अलावा एक और उनमें बहुत खूबी थी जो यहाँ भी नज़र आ रही है। वो खूबी ये थी कि जनाब आफाक साहब ने फ़िक्री सतह पर कभी भी हिंदी और उर्दू को अलग नहीं समझा। वो हिंदी और उर्दू को एक ही समझते थे। हमेशा उन्होंने इसकी हिमायत की है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म का नकलीपन है। एक ज़बान कई रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है, उसका इजहार कई रस्मुल ख़त में किया जा सकता है। इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी एक हुकूमत है अमेरिका, उसका नाम नहीं है, स्विट्ज़रलैंड, स्विस ज़बान चार स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, और उनका राजपाट उम्दा चल रहा है। दुनिया में सबसे अच्छे वही लोग हैं इस वक्त, सुकून से हैं, कोई झगड़ा नहीं है। हम तो 2 स्क्रिप्ट बनाने में ही झगड़ रहे हैं, ये 2 स्क्रिप्ट हो गई हैं। तो एक ही सिर्फ इसमें परेशानी है, वो ये है कि जब हम आलोचना लिखते हैं तो टेक्निकल शब्दों में फ़र्क होता है। वो भी अगर हम लिखना शुरू कर दें साथ साथ तो कोई मुश्किल नहीं है,
एक दिन ऐसा होगा कि हम एक ऐसी भाषा बनाएंगे, एक ऐसा भाषा लिखने लगेंगे जिसके समझने में और सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं शायरों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कवियों को भी, जिन्होंने गज़ल को इसका पुल बना दिया है। इसके थ्रू वो जो कुछ कह रहे हैं यह हमारा आने वाला हिंदुस्तान जो है उसकी वही ज़बान होगी जो गज़ल की ज़बान, और गज़ल की ज़बान मोहब्बत की ज़बान होती है। अब समझ लीजिए कि उसमें जो कुछ है वो मोहब्बत ही है, मोहब्बत ही गज़ल को जिंदा रखती है। दोस्तों, जैसा कि अभी कहा और बहुत से लोग आफाक साहब के बारे में बोलेंगे, मैं सबसे ज़्यादा आयोजकों का इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आफाक साहब के नाम से जो इनाम शुरू किया है उसमें उर्दू और हिंदी की तमीज़ नहीं रखी है। उर्दू को भी दिया है और हिंदी को भी दिया है, और इस तरह से उन्होंने उनकी सोच को साक्षात कर दिया है, उसको सामने हमारे लाके खड़ा कर दिया है। जिन दो लोगों को दिया गया है ये सचमुच महान है, संतोष चौबे साहब, और यहाँ पर मैं उनकी, क्योंकि उनकी कहानियाँ उर्दू में दी आ गई हैं, शाहनवाज साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने उनकी किताबों का उर्दू तर्जुमा किया है, तो उर्दू वाले बड़ी आसानी से उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। ये तर्जुमा वैसा नहीं है जैसा किया जाता है, ये तर्जुमा है ही नहीं, ये सिर्फ स्क्रिप्ट बदल दिया गया है जो हिंदी से उर्दू कर दिया गया है। असली में जो तख्लीक है उसकी ज़बान वही होती है जो सब समझते हैं। संतोष चौबे साहब की कहानियाँ हमसे बोलती हैं, बात करती हैं, वो ज़मीन से हुई कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं आकाश की तरफ, ज़मीन के साथ साथ नहीं फैल रही, वो दूसरों की जड़ें नहीं काट रही हैं, वो आकाश की तरफ जा रही हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ रही हैं। इसके अलावा उनमें और बहुत सारे काम हैं। वो बुनियादी तौर पे तो साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने वो सारे काम कर दिए जो आर्ट के लोग करते हैं, और साइंस के भी किए। उनकी यूनिवर्सिटियों के नाम, उनके ब्लॉग के जो कुछ नाम हैं, और इंटरनेशनल उन्होंने जिस तरह से विश्व रंगमंच बनाया, और उसकी भी खूबी ये रखी कि उसमें जितने लोग बाहर से आए वो हिंदी बोलते हुए आए, चाहे वो अंग्रेज़ हों, फ्रांसीसी हों, स्पेनिश हों। तो ज़बान का जो उन्होंने जादू था वो जिस तरह से विश्व रंग में दिखाया, और दुनिया भर के अंदर विश्व रंग के प्रोग्राम हो रहे हैं, होते रहे हैं। साहित्य अकेडमी ने तक उनका प्रोग्राम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि, और दुआ भी करते हैं कि संतोष चौबे साहब को एक लंबी, बहुत लंबी उम्र मिले, ताकि वो जो अच्छे से काम कर रहे हैं जिस तरह के, वो आगे भी बढ़ते रहें। उन्होंने मध्य प्रदेश की कहानियों के ऊपर एक 4-6 जिल्दें निकाली, उसके बाद पूरे देश की भाषाओं के ऊपर निकाली, और हर जगह उर्दू को शामिल रखा। उर्दू के कहानीकारों को, उर्दू के बारे में भी उन्होंने कहीं किसी जगह वो नहीं किया। दरहकीकत वो सचमुच उन लोगों में से एक है जो आफाक साहब की तरह सोचते हैं, बल्कि क्योंकि उनके पास मौके ज़्यादा हैं, उनसे ज़्यादा सोचते हैं, उनसे आगे तक सोचते हैं। उनका प्रैक्टिकल मैदान साइंस के भी है वो, इसलिए उनका इतना वसी हो गया है ये मैदान, जिसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं। साइंस तो फैक्ट्स मांगती है, लेकिन फैक्ट्स बदलते रहते हैं। आज जो चीज़ सच है वो कल दूसरी हो जाएगी, कल सच्चाई बदल जाएगी, लेकिन अदब की सच्चाई नहीं बदलती। अदब में बोले हुए शब्द भी नहीं बदलते, वो जिंदा रहते हैं, और उन्हीं जिंदा शब्दों की वो परवरिश करते हैं। वो जानते हैं कि ये शब्द जिंदा रहेंगे, उन्हीं के बारे में करते हैं। एक और बड़ी खूबी उनकी और भी है। असल में तो अब मैं बोलने खड़ा हुआ हूँ तो मेरे दिल में बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो आबशार की तरह गिर रहे हैं, नदी की तरह बह रहे हैं। तो मैं बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं उस पर विराम करता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ मैं बोलने वाला नहीं हूँ। दूसरे यहाँ पर हैं हमारे साथ ज़िया फारूकी साहब। ये एक ऐसे घराने से संबंध रखते हैं जो साहित्य के, और जिस जगह से है वहाँ पर साहित्य ऐसे पैदा होता है जैसे जब बारिश बरसती है तो नए नए फल फूल कोंपले सब्जा निकल आता है। पढ़े लिखे हैं बेहद, फारसी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं। इसके अलावा इनके पास बड़ी क्लासिकल और कदीम वो किताबें भी हैं जो अब तक छापी नहीं गई हैं। इनको इतिहास से दिलचस्पी है, इनके पास इतिहास में किताबें हैं। ये बड़े सूफी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका सिलसिला सूफियों से भी है, और यही सब वजह है कि इनकी शायरी में वो सारे शब्द आ गए हैं जो सूफियों के शब्द हैं, वो सारी बातें आ गई हैं जो इतिहास का हिस्सा हैं, वो सारी कहानियाँ आ गई हैं जो हमारी कहानी रोज़ की, हमारी कहानियों के सामने। इसके
अलावा एक और बड़ी खूबी है कि जब से ये भोपाल में आए हैं और उन्होंने भोपाल को अपना वतन बनाया है, और जैसा कि अभी राम प्रकाश जी ने कहा कि ये शहर तो सबको बुला लेता है, सबको अपना बना लेता है। आज जिया साहब हमारे अपने बन चुके हैं, हमें खुशी है कि ये एक अवार्ड उनके नाम रखा गया है, और उससे भी ज़्यादा खुशी है कि यहाँ जो लोग जमा हैं वो इस खुशी में हमारे साथ शरीक हैं। जितना हम खुश हैं उससे ज़्यादा वो शुक्रिया। शुक्रिया जनाब इकबाल मसूद साहब। आपने अदबी कहकशां की बात की, तो हमें खुशी इस बात की है कि इस वक्त हमारा स्टेज हो या सामने जो हॉल है उसमें जो शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं वो सब की सब ऐसी हैं कि भोपाल को जिन पर नाज है, जिन पर फ़ख्र है, और हम ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त भी हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, सीख सकते हैं, और जिन पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। पूरी दुनिया में वो हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। जनाब ज़फ़र सेवाई साहब मौजूद हैं, संस्था के सरपरस्त अभी तशरीफ़ लाए, मध्य प्रदेश के बुज़ुर्ग तरीन शायर हैं डॉक्टर शफ़ी हिदायत कुरैशी साहब। मैं इन लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ तहे दिल से, और क्योंकि ये जो अवार्ड फंक्शन है इसको कुछ हमने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि लोगों की बातचीत भी होती जाए, और हमारे जो एजाज़ याफ्तगान हैं, जो अवार्डीज़ हैं, उनसे हम उनकी रचनाएँ, उनकी कविताएँ, उनकी नज़में भी सुने, और उनको हम फिर एजाज़ उनको दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब ज़िया फ़ारूक़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से हमको नवाजें। ज़िया फ़ारूक़ी साहब के बारे में आप सुन चुके, हमारे सिर्फ 2 जो अवार्डीज़ हैं वो इन्हीं से हम उसकी कविताएँ सुनेंगे, बाकी शोरा हज़रात दोस्त सारे हैं हमारे दरमियान, तो आप इत्मीनान रखें। मैं ज़िया फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ। ज़िया फ़ारूक़ी साहब का तारुफ इकबाल मसूद साहब से बेहतर मैं नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी फ़िक्र से रोशन है इल्म की शमें, तुम्हारी फ़िक्र से रोशन है इल्म की शमें, उजाले तुमको अदब से सलाम करते हैं। तशरीफ़ लाएं जनाब ज़िया फ़ारूक़ी। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे इंतहाई मुअज़्ज़िज़ हज़रात और सामाईन हज़रात, मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, मैं इस तंजीम का सब्र साहित्यिक तंजीम का बहुत ममनून हूँ कि जिसने आज आफाक अहमद मेमोरियल अवार्ड के लिए मुझ जैसे नाचीज़ को चुना। आफाक साहब पर जाहिर है कि हम सब बहुत करीब थे और उनके मुताबिक बताया भी गया और बताया भी जाएगा। वो कुतुब था न कलंदर, न पीर था न फ़कीर, वो आदमी था मगर कम मयार कैसा था। वो आदमी था मगर कम मयार कैसा था। वो अगर उर्दू में न पैदा होते, कहीं यूरोप में पैदा होते, तब भी वो स्कॉलर होते, तब भी वो उस्ताद होते। वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो उर्दू के थे, तब भी वो उस्ताद थे। वो मुकम्मल उस्ताद थे, पैदाइशी जिसको कहते हैं, और अपने दोस्तों से मोहब्बत भी करते थे, अपने शागिर्दों से मोहब्बत भी करते थे, और हमेशा वो अदब की बात करते थे और बढ़ाते थे लोगों को। बहरहाल मुझे सुनाने के लिए शायरी क्या सुनाऊँ साहब कि क्या खबर थी कि तमाशे को हुनर करते हुए, क्या खबर थी कि तमाशे को हुनर करते हुए उम्र कट जाएगी बाजार को घर करते हुए। क्या खबर थी कि तमाशे को हुनर करते हुए उम्र कट जाएगी बाजार को घर करते हुए। और एक टापू भी, क्या खबर थी कि तमाशे को हुनर करते हुए, लेकिन था मुझे यादगार रहते नहीं है। उम्र कट जाएगी बाजार को घर करते हुए। और एक जहन्नुम भी उभर आएगा इस नक्शे पर, एक जहन्नुम भी उभर आएगा इस नक्शे पर, सोच ले तू मुझे फिरदौस बदल करते हुए। सोच ले तू मुझे फिरदौस बदल करते हुए। दो एक अशार और मतलब सुन लीजिए। जो जाने वाले चले गए, हमारे श्याम मुंशी गए और ये तमाम साहबी साहब
वैदिक गिनाई मुझे बहुत अफसोस है, सब हमारे साथी थे। ले गए ख्वाब भी सब नाज उठाने वाले, ले गए ख्वाब भी सब नाज उठाने वाले, अब न वो रूठने वाले न मनाने वाले, अब न वो रूठने वाले न मनाने वाले। वो मेरा गम अब्र के कांधे पे है बस्ती बस्ती, मेरा गम अब्र के कांधे पे है बस्ती बस्ती। खाक उड़ाते रहें ये खाक उड़ाने वाले, खाक उड़ाते रहें ये खाक उड़ाने वाले। और दो एक अशार और भी के गुरूर नाज अदा दमकनश शहारी सब, गुरूर नाज अदा दमकनश शहारी सब। मुझे तो याद है एक एक अदा तुम्हारी सब, मुझे तो याद है एक एक अदा तुम्हारी सब। बस एक फांस खटकती है आज भी दिल में, बस एक फांस खटकती है आज भी दिल में। अगर से भर गए जितने थे जख्मकारी सब, अगर से भर गए जितने थे जख्मकारी सब। और इजाजत हो तो मैं एक अपनी नज़्म सुना दूं। इसका उन्वान है गुमशुदा डायरी की बाजियाब। वो भी साहब एक कहानी है जो मंजूम है। कल अचानक न जाने मुझे क्या हुआ, कौन याद आ गया, एक धुआं सा उठा और आंखों को नम कर गया। एक धुआं सा उठा और आंखों को नम कर गया। मैंने देखा तो कमरे की सब खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे, कोई रोशन न था जिससे आता धुआं। ये क्या हो गया, कौन आंखों को नम कर गया। दफतन मैंने देखा कि बुक शेल्फ पर एक बोसीदा सी डायरी के वर्क दे रहे हैं धुआं। ये धुआं मेरी आंखों को नम कर दिया। कल किताबों को तरतीब देते हुए डायरी पुरानी नजर आ गई जिसमें लिखे थे मैंने कभी बैठकर उम्र रफ्ता के कुछ राज आए। एक मुसलसल कहानी जो बरसों चली उसमें लिखी थी तफसील से। उस कहानी के किरदार में एक राधा भी थी जो कन्हैया को अपने तरसती रही। एक राधा भी थी जो कन्हैया को अपने तरसती रही। एक कन्हैया भी था बांसुरी जिसके खुद उसको तड़पा गई। ऐसा फरहाद था जो कि खुद अपने तीशे से कटता रहा। उस कहानी में दिलकश मनाजिर भी थे, कुछ अरोरा अजंता के किस्से भी थे। उसमें सुबह बनारस की थी ताजगी और शाम अवध की भी थी दिलकशी। वो मुसलसल कहानी जो बरसों चली एक दिन अपने अंजाम पर आ गई। न वो राधा रही न कन्हैया रहा। के बावजूद जैसा कि आप जानते हैं कि ये विश्व रंग का मौका है। जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये विश्व रंग का सारा मामला चल रहा है, इसमें कैसे हम लोगों ने कहा कि सर आप वक्त निकालिए कुछ। तो ये उनकी मोहब्बत है, उनकी नवाजिश है, कोई इतने मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और उनकी शख्सियत से, उनके कामों से आप सब बहुत अच्छी तरह से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मैं उनको यहाँ पर दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी रचनाएँ यहाँ पर सुनाएँ। और ये शेर उनके लिए कि इस तरह तुम चल रहे हो रोशनी की राह में, इस तरह तुम चल रहे हो रोशनी की राह में, मील का पत्थर हो जैसे ज़िंदगी की राह में। तशरीफ़ लाएँ जनाब। आज की इस गरिमामय सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर हसन मसूद साहब, आदरणीय